जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन, अर्थात संरक्षण बनाए रखना। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने संज्ञानात्मक विकास अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जाना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरीके से होता है। ये सारे ही बातों पे हमने चर्चा की थी। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं भी साथ ही साथ देखी थी, यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने देखी थी, जिसे दिया है किसने, जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की? 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन 4 अवस्थाओं के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका क्विक रिवीजन एक बार हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है। डिटेल में जानने के लिए आप क्लास को देख सकते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास। जैसे मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे संरक्षण बनाए रखना अर्थात कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन इसके अंतर्गत किसी पदार्थ की मात्रा समान रहती है, चाहे उसके आकार में परिवर्तन हो जाए या फिर उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाए। उदाहरण के लिए, जब हम समान आकार के गिलास में पानी डालते हैं तो पानी की समान मात्रा प्रतीत होती है, लेकिन इसी पानी को सीधे या संकरे गिलास में डालने पर पानी की अधिक मात्रा प्रतीत होती है। यह प्रश्न विद्यालय पूर्व बच्चे से, यानी कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, अगर उनसे पूछते हैं तो उसके द्वारा संकरे गिलास में पानी की अधिक मात्रा बोल दिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि बच्चा अभी भी अपने विचार को बनाए नहीं रख सकता। जैसे जैसे बच्चा 6 से 7 वर्ष की आयु का होने लगता है, इस विचार को बनाए रखने में समर्थ हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कंजर्वेशन क्या है। जैसे 2 ग्लास है, एक ग्लास बड़ा है, एक ग्लास छोटा है तो दोनों ग्लास में पानी की मात्रा समान है, दोनों में हाफ ग्लास पानी है। बट जो छोटा ग्लास है उसमें जब वो बड़े ग्लास का पानी आप डालोगे तो वो ग्लास भर जाएगा, और जो बड़ा ग्लास है उसमें हाफ ग्लास ही पानी रह जाएगा। बट जो बच्चा होता है, यानी कि जो विद्यालय पूर्व जाने वाले बच्चे, यानी जो स्कूल जाने से पहले के जो बच्चे होते हैं, उनमें कंजर्वेशन नहीं होता। यानी कि वो जो छोटे ग्लास में पानी भरा हुआ जो फिल ग्लास है, उनसे जब बताया जाए उनको कि कौन से ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो यही बताएंगे कि जो छोटा ग्लास है, जो ग्लास फिल है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। जो ग्लास फिल नहीं है उसमें पानी की मात्रा कम है। आपने समझा? मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज आपके पास 2 ग्लास है और 2 ग्लास में एक ग्लास छोटा है, एक ग्लास बड़ा है, दोनों में पानी की मात्रा सेम है। बट ग्लास छोटा होने के नाते वो ग्लास फिल हो गया और बड़ा होने के नाते ग्लास का पानी हाफ है। तो ये जो यही है फ्रेंड्स कंजर्वेशन। बट बच्चे को जब बताया जाता है कि कौन से ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो वो जो ग्लास फिल है अर्थात जो छोटा ग्लास है, वो समझेगा कि उसमें ज़्यादा पानी, क्योंकि वो पानी भरा हुआ है। जो कि बड़ा ग्लास है और जिसमें हाफ पानी है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है। तो यही होता है फ्रेंड्स कंजर्वेशन। हम समझ रहे हैं ना कि दोनों में पानी सेम है, बट डिफरेंट क्या है कि ग्लास छोटा होने के नाते उसमें पानी फिल हो गया, पानी उतना ही है, और ग्लास बड़ा होने के नाते उसमें पानी फिल नहीं हुआ है। तो ये जो कंजर्वेशन है, ये बच्चे के अंदर जो है, जो विद्यालय जाने से पूर्व के बच्चे होते हैं, उनमें कंजर्वेशन नहीं आता है। फिर दूसरा जो इनकी विशेषता है, क्रमांकन अर्थात सीरिएशन। क्रमांकन अर्थात सीरिएशन, इसके अंतर्गत वस्तुओं को क्रमानुसार रखने का कार्य किया जाता है, यानी कि एक सीरिएशन में लगाना, क्रम में लगाना। इसमें छोटी बड़ी 5 पेंसिल सही क्रम एवं उचित ढंग से लगाई जाती हैं। इसमें पूर्व विद्यालय आयु का बच्चा 3 पेंसिल सही क्रम में रख सकता है तथा चौथी पेंसिल पर संदेह करेगा तथा 5वीं पेंसिल के संबंध में विफल रहेगा। अर्थात वो
सीरियसन भी उसके अंदर अभी तक नहीं आ पाता। किसके अंदर? जो विद्यालय जाने से पूर्व का बच्चा है। थर्ड है किसी अन्य व्यक्ति के नज़रियों को समझना, अर्थात टॉकिंग एंड अदर पर्सन पर्सपेक्टिव्स। तो इस अवस्था में बच्चा एक तरफ अपना ध्यान रखता है तथा दूसरी तरफ अपना ध्यान नहीं लगाता है। उदाहरण के लिए यदि गेंद को बच्चे से छिपाकर कमरे में रखते हैं जहां बच्चा उसे नहीं देख पाता है, किंतु कमरे से भिन्न स्थल पर खड़े अन्य व्यक्ति को दिखाई देता है, तो बच्चा यह नहीं समझ पाता कि गेंद दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। पूर्व विद्यालयी बच्चा यह मानकर चलता है कि गेंद दूसरे व्यक्ति को भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस विशेषता को अमन संकेंद्रण अर्थात ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। पूर्व विद्यालयी आयु के अंत में बच्चा स्थिति को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने लगता है। चौथा है जीववाद अर्थात एनिमिज्म। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा यह समझता है कि प्रत्येक वस्तु में जीवन होता है, यानी कि वो सभी को जीवित समझता है। कुर्सी है, टेबल है उसको भी अगर आज जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है ना, उसको चोट लग गई, मान लो अब आपके घर में चेयर रखी हुई, उससे चोट लग गई, बच्चा रोने लगा, तो आप क्या बोलते हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इस चेयर को अभी हम इसकी पिटाई करते, इसको मारते, इसने मेरे बच्चे को चोट मार दी, इसने मेरे बच्चे को लगा दी। तो जब आप उस चेयर को मारते हो तो वो बच्चा क्या समझता है कि इसने मुझे मारा इसलिए इसको भी मार पड़ी, अर्थात चेयर को भी चोट लग सकती है। इसी को क्या कहते हैं? एनिमिज्म अर्थात जीववाद। तो इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा यह समझता है कि प्रत्येक वस्तु में जीवन होता है। अतः जब बच्चे पेड़ों और बादलों की कहानी सुनते हैं तो उसे सत्य मान लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चे अचानक ही सोचना आरंभ नहीं कर देते। सोच ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क के बढ़ते तालमेल का परिणाम है। तो ये हमने 4 चीज़ें देखी। क्या देखी? पहला देखा हमने संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन, दूसरा देखा सीरियसन, तीसरा देखा हमने टॉकिंग एंड अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, चौथा देखा हमने एनिमिज्म अर्थात जीववाद। तो ये 4 जो है ये विशेषताएं होती है किसकी? विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे जो होते हैं। और विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे होते कौन है? जो विद्यालय जाने के पूर्व के बच्चे होते हैं। 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? विद्यालय पूर्व के जो बच्चे होते हैं। तो उन सब में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब है हमारा ठोस प्रचलनात्मक चरण जो 7 से 11 वर्ष का होता है। यह अवस्था मध्य बाल्यावस्था के समान है। बच्चा इस अवस्था में मानसिक रूप से मजबूत होना शुरू कर देता है। बच्चा मानसिक रूप से कार्यों को परिवर्तित कर सकता है। ठोस प्रचलनात्मक स्थिति में बच्चा एक समय में बहुत से आयाम या पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठोस प्रचलनात्मक स्थिति में बच्चा एक समय में बहुत से आयाम या पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रकार बच्चा किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी सामग्री के साथ संरक्षण या क्रमांकन कर सकता है। ये हमने देखा ना, जो ये संरक्षण बनाए रखना, कंजर्वेशन और सीरियसन देखा था, ये उसके अंदर प्री ऑपरेशनल एज तक नहीं आई है, यानी कि जो बच्चा विद्यालय पूर्व जाने वाला जो बच्चा है उस अवस्था तक उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती। बट जैसे ही वो ठोस प्रचलनात्मक चरण अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशनल स्टेजेस होता है, पहले क्या प्री ऑपरेशनल, उसके बाद हमारा आता है ऑपरेशनल, जिसको हम ठोस प्रचलनात्मक चरण कहते हैं। तो ऑपरेशनल स्टेज में जैसे पहुँचता है तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं, अर्थात वो चीज़ों को सीरियसन में यानी कि सीरियस में लगा लेता है, सीरीज में कर लेता है, कंजर्वेशन कर लेता है कि उसको समझ में आता है कि हाँ, ग्लास बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता, पानी दोनों में ही सेम मात्रा में। वो ये भी समझ जाता है कि हर चीज़ें जो होती हैं वो एनिमिज्म नहीं होती, अर्थात हर चीज़ें जीवित नहीं होती, कुछ निर्जीव और सजीव के बीच वो अंतर करना सीख जाता है। दूसरे के प्रोस्पेक्टिव, दूसरे को नज़रियों को समझना वो उससे, यानी कि जो चीज़ें उसके अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में नहीं थी, वो जैसे ही ऑपरेशनल स्टेजेस अर्थात ठोस प्रचलनात्मक चरण में पहुंचता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, यानी कि सारी विशेषताएँ उसके अंदर आ जाती हैं, आप ये कह सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे कम अहम केंद्रित होते हैं। बच्चा यह देखता है कि विभिन्न लोग विभिन्न स्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। इससे सामान्यतः बच्चों में भावनाओं का विकास, विशेषकर सहानुभूति तथा दया की भावना विकसित होती है। इस अवधि में बच्चा एक स्थिर संख्या संकल्पना का विकास करता है, जैसे वह यह समझ सकता है कि किसी विशिष्ट संख्या से कितनी मात्रा कही गई है तथा वह गिनती में गलतियां नहीं करता। इस प्रकार बच्चा फलों
को बीज और बीज रहित रूप में विभेदित कर सकता है। इसके साथ ही अलग अलग समय में उगने वाले फलों तथा स्वाद के आधार पर वर्गीकृत भी कर सकता है। ऐसी वर्गीकरण क्षमताओं को समझना वयस्कावस्था में तर्क शक्ति युक्त संगतता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि जैसे ही बच्चा ठोस प्रचलनात्मक चरण अर्थात ऑपरेशनल स्टेजेस में पहुंचता है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती, सारी विशेषता आ जाती जो उसके अंदर पूर्व प्रचलनात्मक अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं थी। आई होप आपको प्री ऑपरेशनल और ठोस प्रचलनात्मक अर्थात जो भी हमने अभी देखा पूर्व प्रचलनात्मक अर्थात ठोस प्रचलनात्मक, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं औपचारिक प्रचालनों का चरण कितना है, 11 से 18 वर्ष। ये ध्यान दीजिए, जो भी हम चरण पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे पढ़ रहे हैं कि जीन पियाजे ने जो है किस तरीके से कितने चरणों में इनको विभाजित किया है, किसको, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं को कितने चरणों में विभाजित किया। तो चौथा हम जो पढ़ रहे हैं औपचारिक प्रचलनों का चरण यानी कि 11 से 18 वर्ष की एज। तो इस अवधि में बच्चा 11 से 12 वर्ष का हो जाता है। वस्तुतः इस चरण में बच्चा एक किशोर बन जाता है। इस चरण में किशोर की सोच मूर्त ठोस घटनाओं वस्तुओं तथा स्थितियों तथा सीमित नहीं रह जाती। यानी कि जो बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है, किस अवस्था में, औपचारिक प्रचलनों का चरण यानी कि 11 से 18 वर्ष की में जब पहुंचता है तो इस अवस्था में बच्चे की जो सोच होती है वह मूर्त ठोस घटनाओं वस्तुओं तथा स्थितियों तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वह विचारों को अमूर्त रूप से भी सोच सकता है। अर्थात उसके अंदर तर्क करने की भी शक्ति डेवलप हो जाती है, वो तर्क करना भी सीख जाता है। जैसे 2+2 4 होता है तो 2+2 4 होता क्यों है, ये वो तर्क भी करना सीख जाता है इस एज में आते आते। इस अवस्था में किशोर नई सोच के साथ कल्पना के सागर में डूब जाता है। किशोर को लगता है कि वह पूरे संसार को बदल सकता है। किशोर की सोच काल्पनिक और आदर्शवादी होती है। किशोर में तर्क वितर्क की सोच जागृत हो जाती है तथा समस्या का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से करने लगता है। परीक्षण तथा त्रुटि से अधिगम पर निर्भर करने की अपेक्षा वे संभावित कार्यवाही के मार्गों के विषय में विचार करते हैं कि कोई घटना उस तरह घटित क्यों हो रही है जैसे वह होती है। ऐसी सोच को प्राकल्पना निगमनात्मक तर्क अर्थात हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। किशोर सोच की एक अन्य विशेषता यह है कि वे एक काल्पनिक श्रोता समूह का सृजन कर लेते हैं तथा अपने विषय में एक व्यक्तिगत धारणा बना लेते हैं। काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या है कि वो अपने आप में ही बात करते हैं और उनको लगता है कि वो एक कल्पना में कि उनको कोई सुन रहा है, तो इसलिए जो है काल्पनिक श्रोता समूह का सृजन कर लेते हैं तथा अपने विषय में एक व्यक्तिगत धारणा बना लेते हैं। काल्पनिक श्रोता से तात्पर्य है कि किशोर को यह लगता है कि दूसरे लोग उन्हें ही हमेशा देखते रहते हैं तथा उनको लगता है कि लोग उनकी क्रिया और कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। इससे किशोर अपनी शारीरिक उपस्थिति के विषय में अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। व्यक्तिगत धारणा से अभिप्राय है कि किशोर को लगता है कि वो जिस तरह से पीड़ा या भावना महसूस कर रहे हैं वह कोई और दूसरा नहीं कर रहा है। तो ये तो आपने देख लिया, क्या हमने ये 4 चरण पढ़े जो कि जीन पियाजे ने बताए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है बच्चे में किसके विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। क्वेश्चन 2 संवेदी क्रियात्मक चरण की अवधि कितनी। क्वेश्चन 3 किसके अंतर्गत वस्तुओं को क्रमानुसार रखने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है ठोस प्रचलनात्मक चरण की अवधि क्या है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है ठोस प्रचलनात्मक चरण का टाइम पीरियड क्या है। क्वेश्चन 5 कहता है बच्चा किस चरण में एक किशोर बन जाता है, यानी कि किस एज में वो पहुंचता है जब वह एक किशोर अर्थात एडोलसेंस में वो घुस जाता है, एडोलसेंस वो बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये तो वही सारे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। अभी देख लीजिए 1 लाइनर आप डेफिनेशन बोल सकते हैं कि विकास क्या है, आप बता सकते हैं इन 1 लाइनर। तो विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। लगाव
लगाव क्या है? जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु तथा उनकी देखभाल करने वालों के बीच विकसित होने वाला स्नेह तथा प्यार का बंधन ही लगाव कहलाता है। बंधन क्या होता है? बच्चों तथा वयस्क के बीच लगावपूर्ण बंधन का विकास। बच्चों के पालन पोषण के तरीके क्या हैं? तो वह तरीके जिसका प्रयोग माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण तथा व्यवहार सिखाने के लिए करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बच्चे के पालन पोषण की विधि। अनुमति देने वाले माता पिता। जब माता पिता अपने बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तथा बच्चों पर कम नियम लागू करते हैं, तो वे अनुमति देने वाले माता पिता कहलाते हैं। प्रतिबंधनात्मक माता पिता कौन होते हैं? यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं वो माता पिता कौन होते हैं? जब माता पिता अपने बच्चे को निर्णय लेने की कम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तथा बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाते हैं, तो उन्हें प्रतिबंधनात्मक माता पिता कहते हैं। अहम केंद्रण क्या है? यह वह स्थिति है जब व्यक्ति यह मानता है कि सभी उसके अनुरूप ही स्थिति को परिकल्पित करते हैं या सोचते हैं, उसी को हम अहम केंद्रित कहते हैं। अमूर्त सोच क्या है? भौतिक रूप से जब हम देखते हैं, अर्थात सोचने की सैद्धांतिक क्षमता जो हमें एक दूसरे को समझने में मदद करती है, उसी को अमूर्त सोच कहते हैं। अति सोच अर्थात अधिभौतिक सोच क्या है? तो सोच विचार की प्रक्रिया का आत्म प्रतिबिंबन अधिसोच कहलाता है। ये आप वन लाइनर डेफिनेशन के तौर पे आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकती हैं। आपको आई होप दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उत्तरजीविता का अर्थ देख लीजिए, अध्याय एक नज़र के माध्यम से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये जितना भी हमने पढ़ा वृद्धि और विकास के बारे में चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा, बट आप पूछिए तो सही, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे क्या ही पता आपको क्या डाउट है। तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। आपके हर डाउट लिए जाएंगे, चाहे वो कोई वर्ड हो, चाहे वो कोई सेंटेंस हो, या फिर कोई कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही या फिर नहीं आ रही। और मैंने आपको बार बार बोला अपना एनालिसिस खुद किया करिए। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ना, ये देखिए पीछे मैंने ये क्वेश्चंस दिए ना आपको सॉल्व करने के लिए, ये ठीक क्वेश्चंस फ्रेंड ऐसे ही नहीं देती हूँ मैं, चाहूँ तो ना भी, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। बट ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप इन क्वेश्चन के जरिए अपना एनालिसिस खुद कर सकें, देख सकें कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, जो आप 15 से 20 मिनट आप देते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो इस टाइम को देने का कोई बेनिफिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो कैसे पता लगेगा? जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इट मीन्स सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो इट मीन्स चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपका अपने से अच्छा एनालिसिस हमारा कोई नहीं कर सकता। हम जितना अच्छा मूल्यांकन अपना हम खुद कर सकते हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। और ये मूल्यांकन कैसे होगा? पहले ये क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं, इनको करने से पहले आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए उनकी क्लास देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए चीज़ों को, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुनिए, फिर देन आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब आपको अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर पाएंगे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर ख़त्म होता है। वैसे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड है, अपने आप में ही एक बहुत बहुत मतलब ब्रॉड टॉपिक है। बट ये भी जो हम क्लासेस वाइज सीरीज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ख़त्म हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी जानते हैं। पहले हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे हमारी जो है, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।